मौजूदगी का मतलब है चाय होगी, चाय के साथ होगी कुछ गर्मा गर्म गॉसिप, जिसे शुद्ध हिंदी में कहते हैं चर्चा। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ेंगे ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे सहयोगी, जो चाय की प्याली के साथ हमारे सामने गर्मा गर्म मुद्दा है। बिहार का चुनाव पहला चरण हो चला है, दूसरा चरण 11 नवंबर को होना है। सियासी पारा भी लगातार बढ़ रहा है, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। और इसी बीच अब सबसे पहले बात कर लेते हैं ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार की। पहला चरण हो चुका है और इस बार तो बिहार की जनता ने इतिहास रच दिया है। 65% से ज्यादा मतदान देखने को मिला। अब दूसरा चरण जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। और इसी बीच अभी देखिए काशी में हम पीएम मोदी को सुन रहे थे, बड़ी सौगात देने के बाद सीधा बिहार पहुंचेंगे और चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। देखिए हर साहब, पहले चरण में जिस तरह से आपने देखा कि जो वोटरों में उत्साह साफ तौर पे देखा जा सकता है, और अब तक के इतिहास में जो है सबसे अधिक मतदान हुआ है। दूसरे चरण में सभी दलों ने अपनी पूरी पार्टी जो ताकत है झोंक दी है, चाहे बात एनडीए की करें या आप महागठबंधन की बात कीजिए, जनसुराज या फिर ओवैसी की पार्टी। तो ये तमाम दलों के जिस तरह से 10% करीब पिछले मतदान, अगर लोकसभा या पिछले विधानसभा की बात किया जाए तो उसे करीब करीब 10% का जो है अधिक मतदान हुआ है। अब ये जो अधिक मतदान हुआ है आखिर किस तरफ गया है, लोग अपने अपने और आकलन कर रहे हैं। और इसीलिए पूरी ताकत जो है सभी दलों ने, सभी गठबंधन ने पूरी तौर पर ताकत झोंक दी है। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिल्कुल। अच्छा, जितनी एक्टिवनेस यहाँ पर पार्टियों में नजर आ रही है, इतनी एक्टिवनेस इस बार हमने लोगों में भी देखी। ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट्स हमने अपने तमाम दर्शकों को दिखाई थी, लगातार पल पल का अपडेट दिया था। इसी बीच युवा मतदाता हो, महिला हो, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस बार वो जो जातिवाद का ठप्पा हमेशा से बिहार पे रहा है, उससे परे हमने देखा कि अपने मुद्दों को रखते हुए और इन मुद्दों से ज्यादा उम्मीदों को रखते हुए लोग नजर आए थे और उसी के तहत यहाँ पर इस बार वोटिंग की थी। क्या लगता है दूसरे चरण में भी इतिहास दोहराएगा? देखिए, दूसरे चरण काफी महत्वपूर्ण है। मगध और शाहाबाद एरिया आता है और ये एरिया इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये राजद का गढ़ रहा है। तो वैसी स्थिति में समझिए कि जो मतदाता हैं, जो पहले चरण में जिस तरह से भारी संख्या में लोग मतदान किए हैं, उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में भी जो वोटरों में उत्साह उसी तर्ज पर दिखाई देगा। और जिस तरह से जो मैं बात कर रहा हूं कि एनडीए की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कमान संभाल रखी है। दूसरी तरफ महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन की ओर से तेजस्वी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, एक एक दिन में 12-16 रैलियां कर रहे हैं। तो अब सब लोग पूरी ताकत जो है दूसरे चरण को झुके हुए हैं। और मुद्दा जो है जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, एएमवाई महत्वपूर्ण है, महिला और यूथ, वो किधर जाते हैं ये देखना। आइए चलिए ये हम अपने सहयोगियों से भी जान लें। हमारे सहयोगी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हैं, शिखा जुड़ी है, आनंद जुड़े हैं, उनके पास चलेंगे, उनसे जानेंगे कि किन मुद्दों के तहत, किन उम्मीदों के तहत लोग इस बार वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। चाय पर चर्चा है, गर्मा गर्म चाय भी पियेंगे, गर्मा गर्म मुद्दों को लेकर बातचीत भी करेंगे। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और लगातार बातचीत करेंगे। आनंद, शिखा आपके पास में आऊंगी। सबसे पहले आनंद आपके पास में आती हूँ। हमने देखा पहले चरण में इतिहास इस बार जनता ने रचा और इस बार अपने मुद्दों को खुल के सामने रखते हुए महिला जिनसे बातचीत जब करी जा रही थी, पहले महिलाएं शर्माती थी, लेकिन इस बार अपने मुद्दों को सामने रखते हुए वोटिंग करती हुई नजर आई। दूसरे चरण में क्या लगता है? जी हर्षा, देखिए जिस तरीके से पहले फेज में जो वोटिंग हुई है, करीब 65% वोटिंग हुई, जो कि काफ़ी रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग है बिहार के लिए। और ऐसे में यहाँ पे महिलाओं और युवाओं का खासा जो है इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हमने पिछले 2 दशकों में देखा है आखिर किस तरीके से महिलाओं ने खास तौर पे नीतीश कुमार पे भरोसा दिखाया है। और 2015 में भी जब नीतीश कुमार ने कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे, क्योंकि महिलाओं का मानना यही है कि शराब से उनके घर में काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। तो 2015 के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया था। उसके बाद जो तमाम स्कीम्स आई बिहार सरकार की तरफ से, खास तौर पे नीतीश कुमार ने जो स्कीम्स लाए महिलाओं को ध्यान में रखते हुए, तो उसका भी खासा असर दिखा। उससे पहले हमने 2010 में देखा था किस तरीके से महिलाओं को और बच्चियों को, जो खास तौर पे जो साइकिल दी गई थी विद्यालयों में जाने के लिए, स्कूल जाने के लिए, उसका भी खासा इम्पैक्ट पड़ा था। तो ऐसे में
ये फैक्टर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां महिलाएं अब वोकल होकर आती हैं सामने कि आखिर किस तरह से उनके मुद्दे क्या है, महिला सुरक्षा पे वो क्या सोचती है। उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित फील करते हैं। पहले रात में जहां 12 बजे हम घर नहीं जा सकते थे, कहीं बाहर नहीं जा सकते थे घर के बाहर, शाम को 5 बजे ही घर वाले नहीं जाने देते थे, दरवाजा बंद कर दिया जाता था, मगर अब वो स्थिति नहीं है। हम कभी भी रात में देर हो या बिल्कुल आनंद, इसे तो बदलाव कहते हैं और यही तो वो बदलाव है जिसके लिए बिहार की जनता इस बार लगातार ये वोट करते हुए नजर आई। इसी बदलाव को अपने मन में रखते हुए हमने देखा कि तमाम वोटर्स अपने घरों से निकले थे, पहले मतदान फिर जलपान करते हुए नजर आए थे, कुछ जैसे पीएम मोदी ने अपील की थी। और आज भी पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं, चुनाव प्रचार करने वाले हैं। शिखा, आपके पास में आऊंगी, ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी, कितना असर इसका इस बार दूसरे चरण पर देखने को मिलेगा? देखिए, चुनाव मतदान के बाद और भी बढ़ गया है, लेकिन दूसरे फेज में हम चले गए हैं जहां पर कहा जा रहा है कि रेवड़ियां जो हैं वो बिहार में अपना कमाल दिखाएंगी। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि कोई भी स्कीम जिसके बारे में महागठबंधन या एनडीए बात करती है, जब तक वो जमीन पर रेजोनेट ना करने लग जाए तब तक उसका असर नहीं दिखाई देता। लेकिन एक ऐसी स्कीम एनडीए की है जिसको अब जिसका नाम जो है ना सिर्फ यूथ ले रहा है बल्कि महिलाएं बढ़ चढ़कर ले रही हैं, और वो है 10,000। 10,000 जो स्कीम है वो पूरे ग्राउंड में हमने देखा कि महिलाओं के बीच में रेजोनेट कर रही है। और महिलाएं कह रही हैं कि ये जो 10,000 स्कीम है उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपना मन बना चुकी हैं। तो ये जो 10,000 स्कीम है ये एक बड़ा फैक्टर इस चुनाव में देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये स्कीम आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में भी इस तरीके की स्कीम लागू की गई थी, मध्य प्रदेश में भी इस तरीके की स्कीम लागू की गई थी, लेकिन बिहार में जो बदलाव किया गया है नीतीश कुमार सरकार के द्वारा, वो ये बदलाव किया गया है कि इसे रोजगार से जोड़ा गया है। इसे केवल रेवड़ी की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि इसे इस तरीके से पेश किया गया कि हम एक महिला के उत्थान का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो स्कीम है ये बड़ा फैक्टर होगी इस चुनाव में। और अब जो चुनाव है वो चुनाव है शाहाबाद का चुनाव, वो चुनाव है सीमांचल का चुनाव, और ये दोनों ही ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे एनडीए बहुत कमजोर थी। पिछली बार शाहाबाद क्षेत्र के 22 सीटों में से केवल 2 सीटें एनडीए को मिली और बाकी सारी सीटें जो है राजद और कांग्रेस और सीपीआई एमएल के पास गई। तो फिलहाल जो है पूरा का पूरा ध्यान महत्वपूर्ण हो जाता है आपके पास। मैं वापस आऊंगी, शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, एक बात, क्योंकि हम रैलियों की बात कर रहे हैं, लगातार रैलियों में हमने देखा कि तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप तो लगते हैं, तमाम तरह के बयान सामने आते हैं, लेकिन पीके लगातार अपने बयान में एक बात का जिक्र जरूर करते हैं कि आप हमारे उम्मीदवार को वोट बेशक ना कीजिए, लेकिन उस उम्मीदवार को भी वोट ना कीजिएगा जो अपराध से जुड़ा हो। और कहीं ना कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि दूसरे चरण में जो उम्मीदवार हैं उनमें से कहीं ज्यादा उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। जी बिल्कुल, आपराधिक मामले ही नहीं दर्ज हैं, दर्ज ये भी है कि जितने भी दल हैं भले ही कुछ कहें, लेकिन सब दलों में जो गंभीर अपराध के वे जो आरोपी हैं, यानी वो प्रत्याशी बने हुए हैं, या यूं कहें कि जैसे एक बयान आया था लालू प्रसाद यादव का वोटिंग के बाद फर्स्ट फेज की कि रोटी को अदल बदल देना चाहिए। तो अदल बदल के वही लोग हैं, चाहे जनसुराज हो जो नई व्यवस्था बनाने की बात कर रहे हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, कोई भी दल हो, किसी भी दल में ऐसा नहीं है कि कहें कि अपराध या कहें कि संज्ञेय धाराओं में जिन पर प्रत्याशियों पर मुकदमे दर्ज नहीं हो। ये तो एक बात हुई। और दूसरी बात यह है बाहुबलियों की कि बाहुबली भी इस चुनाव में बड़ी संख्या में, चाहे जेडीयू हो, आरजेडी हो, कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो जेल में ही रहकर चुनाव लड़ रहे हैं, यानी जेल से ही उनका वो चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी स्थिति अच्छी है। आप सोचिए कि रीतलाल यादव जैसे जो प्रत्याशी हैं वो निकले ही नहीं, केवल नामांकन करने के लिए निकले, और उसके बाद उनके लिए लालू प्रसाद यादव को आना पड़ा, यानी लालू प्रसाद यादव ने उनके लिए रोड शो किया। तो ये राजनीति की हकीकत है, राजनीति की सच्चाई है। और विशेष बात यह है कि इसमें कोई दूध का धुला नहीं है, चाहे पीके हो, चाहे नीतीश कुमार की पार्टी हो, और चाहे बीजेपी हो, सबके अपने अपने मायने हैं, अपने अपने मतलब हैं, और उन मतलबों बिहार की राजनीति से जुड़ा ये बेहद बड़ा सवाल। शैलेंद्र जी, आप लगातार जो है बिहार के सभी हिस्सों में आपने लगातार रिपोर्टिंग बिहार से किया है।
शाहाबाद और मगध में किस तरह की आप स्थिति अभी देख रहे हैं? जो पिछले अगर चुनाव में बात किया जाए तो एनडीए कमजोर थी, क्या इस बार, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हम जो है यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करेंगे, यानी जो सरकार बनाने में भूमिका जो होगी वो शाहाबाद और मगध की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आपको क्या लगता है, ग्राउंड पर क्या स्थिति है? देखिए सर, इसमें यह है कि बीजेपी के पास यानी एनडीए के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आप याद करिए कि प्रधानमंत्री की जो कहें कि चुनावी वो कहें कि मुहिम जो शुरू हुई थी वो सासाराम से शुरू हुई थी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो राहुल गांधी आए थे और जो एसआईआर को लेकर यानी वोट अधिकार यात्रा शुरू की थी, उन्होंने भी सासाराम से शुरू किया था। तो आप इस चीज़ को समझिए क्या। अच्छा, एक शैलेंद्र जी, हमको आनंद के पास चलते हैं। आनंद, ये बताइए, क्योंकि आप जो हैं आरा से आते हैं, क्या इस बार स्थिति ग्राउंड पर क्या देख पा रहे हैं आप? आनंद जी राकेश जी, देखिए अगर हम खास तौर पे बात करें भोजपुर जिले की, जहां पे कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और पिछले विधानसभा के चुनाव में 7 में महागठबंधन के पास गई थी और 2 सीटें ऐसी थी जो एनडीए के खाते में आई थी। तो कहीं ना कहीं एनडीए चाह रही है, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद रैली हुई आरा में, अमित शाह और तमाम बड़े नेता, चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो, इन सबों ने नहीं, स्थितियां बदलती हुई दिख रही हैं। कुछ स्थिति में आपको दिख रहा है कोई बदलाव है? स्थिति इस बार क्या आपको टैली में कुछ लगता है कि? जी देखिए, स्थितियां तो कुछ बदल रही हैं, क्योंकि जी राकेश जी, देखिए अगर हम बात करें स्थिति बदलने की, तो इस बार वहां पे स्थितियां थोड़ी बदलती दिख रही हैं। इस बार कहीं ना कहीं एनडीए अपना प्रदर्शन आरा में खास तौर पे बेहतर कर सकता है, जहां पिछली बार उन्हें सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा था, मगर इस बार उनकी स्थिति थोड़ी बेहतर हो सकती है, वो 3 या 4 सीटों तक पे ही आ सकती है। तो कहीं ना कहीं जो शाहाबाद और मगध का जो रीजन था, जहां पे कुल 55 में से 45 सीटें महागठबंधन को पिछले चुनाव में गई थी, तो ऐसे में जिस तरह से एग्रेसिव कैंपेनिंग और जो स्ट्रैटेजी रही एनडीए की, खासतौर पे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से लगातार इन क्षेत्रों का भ्रमण किया है और वहां पे लोगों को जो उन्होंने कहा है कि आप हमारे लिए वोट करें, क्योंकि आपको हम तभी अच्छी सुविधाएं दे सकते हैं। और ये वही मगध और शाहाबाद का रीजन है जो एक वक्त में काफी नक्सल प्रभावित भी हुआ करता था। लोग वहां पे काफी परेशान होते थे, मगर जिस तरीके से पिछले 20 साल में वहां स्थिति बदली है, तो उसका फायदा कहीं ना कहीं आनंद चाहते हैं कि लोगों आनंद आपको बीच में रोकना चाहेंगे। हमारे साथ शिखा हैं। शिखा, आप लगातार घूम रही हैं बिहार, आप किस तरह से देखती हैं दूसरे चरण को लेकर, जिस तरह से लगातार एग्रेसिव प्रचार दोनों गठबंधन से? मैं तीसरा इसलिए नहीं नाम ले रहा हूं क्योंकि जो मुख्य मुकाबला अब जो होने जा रहा है वो महागठबंधन वर्सेज एनडीए, आप किस तरह से ग्राउंड पर देख रही हैं शिखा? जी बिल्कुल, देखिए राकेश जी, एनडीए बनाम महागठबंधन की जो कांटे की टक्कर है वो सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाली है इस क्षेत्र में, जो मगध और शाहाबाद क्षेत्र है। आपको याद दिला दूं कि जब इस चुनाव की शुरुआत ही हुई थी, उस समय भाजपा के सम्राट चौधरी ने कहा था कि शाहाबाद और मगध ये वो क्षेत्र हैं जिनको हम जीतना चाहते हैं, ये वो किले हैं जो वो ढहाना चाहते हैं। तो फिलहाल जो ग्राउंड पे स्थिति वो ये है कि महिला और यूथ दोनों ही एक असमंजस में है कि जो इस वक्त अश्योरेंस दे दिया गया है, जो ये वादा कर दिया गया है 10,000 स्कीम का हो और जॉब्स का वादा हो महागठबंधन की तरफ से, तो इन दोनों में जीत किस वादे की होगी ये भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि फिलहाल महिलाएं बात कर रही हैं 10,000 की, तो यूथ बात कर रहा है जॉब्स की। तो महागठबंधन बनाम एनडीए ये शाहाबाद क्षेत्र, मगध क्षेत्र जो है डिसाइड कर देगा, और यहाँ पर अन्य पार्टियां जो है वो बिल्कुल कोई महत्व इस समय नहीं दिखाई दे रही हैं। केवल एनडीए बनाम महागठबंधन की लड़ाई डायरेक्ट देखने को मिल रही है यहाँ पे। तो महिला और यूथ दोनों डिसाइड कर देगा कि उसे यहाँ पर जादू चलता नजर आएगा शिखा, या फिर बदलाव वाकई यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आप तीनों लगातार नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ग्राउंड से हम ये तमाम जानकारियां देने के लिए। और जिस तरीके से अपने सहयोगियों से हम बात कर रहे थे, राकेश जी लगातार आपने भी कई बिहार के इलेक्शंस कवर किए हैं और ग्राउंड पर आप रहे हैं, तमाम दिग्गजों से आपने बातचीत की है। इस बार के ट्रेंड को देखकर आपको क्या लग रहा है? ये रेवड़ी का जो जादू है ये चलेगा या बदलाव होगा?
देखिए दोनों गठबंधन की ओर से 10,000 देखिए महत्वपूर्ण भूमिका। मैं ग्राउंड पे लगातार अपने रिपोर्टरों से, जिला जो हमारे संवाददाता हैं उनसे लगातार बातचीत कर रहा हूं, साथ ही साथ अधिकारियों से भी, क्योंकि जो अधिकारी होते हैं वो सबसे पहले नब्ज पकड़ते हैं कि आखिरकार सत्ता जा रही है या सत्ता, जो सत्ताधारी दल है वो सत्ता में रहेगी। तो अभी जो है उनका ये सीधे तौर पर मानना है, जो ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर हैं उनका कहीं ना कहीं कहना है कि जो महिलाओं के लिए जो 10,000 का स्कीम है उसका जो है, अरे वाह, गरमा-गरम चाय भी आ चाय भी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हर्षा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है 10,000। साथ ही साथ ये देखना काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 30,000, आपने देखा कि चुनाव से पहले तेजस्वी ने स्पेशल विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम 30,000 रुपया एकमुश्त देंगे, 2,500 रुपया महिलाओं को, साथ ही साथ 1 करोड़ नौकरी का। तो ये क्या कितना असर डालता है यूथ पर, साथ ही साथ महिलाओं को लेकर। एक जो महिला, मैं जो लोगों से बातचीत कर रहा था, जो अधिकारियों से बातचीत कर रहा था, उनका सीधे तौर पर कहना था कि देखिए 10,000 स्कीम चला गया, 10,000 रुपया उनके खाते में चला गया। एक जो है वादा कर रहा है तो उस पर इतबार उतना थोड़ा कम है, जिसको लेकर एनडीए आश्वस्त है। जिससे आपने केंद्रीय गृह मंत्री की बात सुना या अन्य जो कि वहां पर प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान, जिनको कमान दी गई है। एक चीज जो इस बार हमने और देखी कि एनडीए तो चलिए अपना जादू हमेशा से चलाती है, बीजेपी एज अ सोल पार्टी भी इस बार बिहार में खासा नब्ज पकड़ती हुई नजर आई। मतलब बीजेपी पे को भी काफी सोल पार्टी के तौर पर लोग पसंद कर रहे हैं। देखिए बीजेपी में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, और प्रधानमंत्री सबसे स्टार चेहरा हैं देश के किसी हिस्से में, जब अगर अपनी बात रखते हैं तो जनता उनको बड़े एतबार के साथ सुनती है और उन पर विश्वास करती है, और उसका जो है फायदा सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एनडीए को मिलता है, बीजेपी को मिलता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब से बिहार की कमान संभाली है और एक एक सीट को लेकर, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात जो देर रात में वहाँ के लोगों से बातचीत हो रही थी, जो कि चुनाव पर जो बारीकी नजर रखते हैं, उनका सीधे तौर पर कहना था कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कई जो विद्रोही कैंडिडेट थे उनसे खुद बातचीत किया, जो लोग उनसे जुड़े थे, कुछ लोग अगर मान ले कि फोन पर नहीं, उनको भेजकर स्पेशली उनको चुनाव से उनको समर्थन में बैठाया। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका बीजेपी ने पूरी रणनीति बनाई है और इसमें इसका असर ग्राउंड पर भी दिख रहा है। और जिस तरह से महिलाओं की बात करें, यूथ की बात करें, उसका जो है अब यूथ को लेकर जो असमंजस है, क्योंकि 1 करोड़ नौकरी पलायन एक मसला है बिहार को, इसको मानने में कोई गुरेज नहीं होना इस बार हमने वोटिंग के दौरान भी खास देखा। और सबसे बड़ी बात जो बिहार की खास बात जो कह सकते हैं कि वहां का चाहे बच्चा हो, युवा हो, महिला हो, सबको पॉलिटिक्स से कहीं ज्यादा वाकिफ भी है और इसमें एक्टिव बड़ा नजर आता है। खैर लगातार अपडेट्स इसी तरह की आपको देते रहेंगे और जिस तरीके से राकेश जी ने ग्राउंड से तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर की हैं, हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े, चाय पर चर्चा पर डेली आपके साथ जुड़ेंगे, डेली गर्मा गर्म चाय होगी और गर्मा गर्म गॉसिप इसी तरीके से बिहार के इलेक्शंस को लेकर आपको देते रहेंगे। फिलहाल आज की चाय की चर्चा में बस इतना ही।